हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जोया आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और मैं बताना चाहूँगी हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में संघवाद के बारे में जाना था कि संघवाद क्या होता है। अब हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में संघवाद क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान में संघवाद क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, तो बिना टाइम जाया करे बिना हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान में संघवाद। ठीक है, क्या है संघवाद? संघवाद हमने पहले जान लिया था कि संघवाद क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है तो पहले आप उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन को अनेक नेताओं ने इस विषय पर सहमति थी कि भारत में विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों का प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बंटवारा जरूर होगा। ठीक है, इजी लैंग्वेज में लिखा है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। उसे यह भी माना था कि भारतीय समाज के क्षेत्रीय और भाषी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी। विश्व क्षेत्रों में भाषी लोगों सत्ता और सहभागिता करनी थी। तब इन क्षेत्रों के लोगों का स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतंत्र शासन स्थापित करना है तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य है। देखिए क्या होता है कि आपको पहले मैं बता दें, संघ क्या होता है? संगठन होता है। वाद मतलब विचार। संगठन करने का विचार ही क्या होता है? संघवाद होता है। ठीक है, तो भारत संविधान में संघवाद यानी भारत संविधान में क्या है कि भारत संविधान में कहा गया है कि संघवाद यानी भारत संविधान में जो संघवाद है यानी लोगों को संगठन करने का विचार है, वो किस तरह से जाहिर किया जाएगा, वो किस तरह से बांटा जाएगा और किस तरह से क्या बांटा जाएगा, वो इसमें हम जान रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नो डाउट। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे देखिए शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्तियों में विभाजन कैसे हुआ? ठीक है, हम जानते हैं भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई। देखिए, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि जो भारतीय संविधान है, सरकार के जो कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका। पहले वाले वीडियो चैप्टर नंबर 5, 6 और 4, इनमें हमने अच्छी तरह से जान लिया सरकार के तीनों अंग के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के लिए एक संघीय सरकार या केंद्र सरकार है, और दूसरी और प्रांतीय इकाई का राज्य के लिए जिसे राज्य की सरकार कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं। ठीक है, इनमें अनेक राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र हैं। यदि कभी भी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास है और कौन सी शक्तियाँ राज्य के पास है, और इनका न्यायपालिका संवैधानिक प्रांतों के अनुसार करेगी। देखिए क्या है कि देखिए, एक जो हमारी सरकार है ना, जो सरकार है उसका संगठन बना हुआ है यानी संघवाद बना हुआ है, यानी लोगों को संगठित करने का विचार है हमारे संविधान में। पर जब बात आती है शक्तियों का विभाजन यानी बंटवारा, आपको पता होगा इस बात का। जब बात आती है शक्तियों को बांटने की, विभाजन करने की, तो
इसमें अब आ जाती है बात तीनों सरकार की, यानी जो हमारी सरकार है वो उसके 3 अंग है। उन तीनों अंग को किस किस तरह से शक्तियाँ बांटी जाएगी वो बात खड़ी हो जाती है। तो इसमें यही बात कही गई है कि जो सरकार है, हमारी जो सरकारें हैं, उनको यानी हम उनके जो 3 अंग हैं उनको अलग अलग, यानी कि सबके शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, ये सारी जो सरकार के दायरे में आती है, यानी जो जो सरकार के दायरे में आती है, केंद्र सरकार के, वो केंद्र सरकार निभाती है। और जो आती है राज्य सरकार के दायरे में, वो राज्य सरकार देखती है। ठीक है, तो इसमें यही बात बताया गया है कि जो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, उनके बीच मतलब कि वाद विवाद यानी लड़ाई ना हो, इसलिए उन दोनों सरकार को बांटा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। अब देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची जो केंद्र के पास केंद्र की शक्तियाँ हैं, ठीक है, यानी केंद्र इन सब पे काम करेगा। राज्य सूची यानी केवल सिर्फ राज्य ही इस पर काम करेगा। ठीक है, संवर्ती सूची यानी इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही काम करेंगी मिलकर। इतना समझ में आ गया। कुछ पहले मैंने आपको बता दिया, कुछ ऐसे कानून होते, ऐसी क्रिया होती है, ऐसे कार्य होते हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो राज्य सरकार को ही करना पड़ता है, और कुछ ऐसे काम होते हैं कि दोनों को मिलकर करना पड़ता है। इसलिए संवर्ती सूची बनाया गया। संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही एक साथ मिलकर काम करती है। समझ में आ गया आपको कि क्या क्या है संघीय सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का मैं क्वेश्चन पूछने जाती हूँ कि संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में कितने विषय हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। लेकिन हाँ, ये बताना है कि अब कितने हो गए। कोई अपनी बुक का नहीं बताएगा कि बुक में इतने लिखा हुआ ये माना गया, नहीं। मुझे अब ये जानना है कि अब कितने विषय हो गए। जिसको पता है वो मुझे कमेंट करने में बताएगा। ठीक है, आगे देखिए इस पे लिखा है, इस विषयों पे सिर्फ केंद्र विधायिका ही कानून बना सकती है। इसमें लिखा है कि प्रांतीय विधायिका ही बना सकती है, यानी राज्य प्रांतीय, याद रखिएगा, प्रांतीय राज्य को कहा जाता है। उसके बाद इसमें केंद्र और प्रांत दोनों बना सकती है। मैंने जो आपको बता दिया वही लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखिए, अब अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी ये हैं जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकते हैं, लेकिन इसको इन सूचियों से अलग रखा गया है। ठीक है, यानी इसमें वो विषय आते हैं जिनका उल्लेख इन सूचियों में नहीं किया गया है। समझ में आ गया आपको। आगे देखिए आगे है सशक्त केंद्र सरकार और संवाद। देखिए, हमने अभी क्या जाना था, भारत संविधान में संवाद। ठीक है, तो भारत संविधान में संवाद कैसे जाना हमने, कि जैसे जो सरकार है उनको कौन कौन से, मतलब कि सबको विषय बांटे गए। तो देखिए, याद रखिएगा, कम से कम आपको 10 तो याद होना चाहिए कि किसमें कौन से विषय रखे गए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हम जानेंगे सशक्त केंद्र सरकार और संघवाद। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम इसे पढ़ के बताते हैं। देखिए, अमूमन ऐसा हो सकता है कि भारतीय संविधान द्वारा सशक्त केंद्र सरकार की स्थापना की गई हो। ठीक है, भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेक विविधताओं का सामाजिक समस्याओं से भरा है। ठीक है, संविधान निर्माताओं का मानना था कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो एक विविधताओं के समेट सके। ठीक है, यानी हमें एक ऐसा संविधान चाहिए जो सारी समस्याओं का समाधान कर सके, सारी समस्याओं को अपने अंदर ले सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिए, संविधान निर्माताओं की मान्यता कि हम एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके, पर वह एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना करना चाहते थे जो
विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। देखिए, आपको मैं बता दूं, जब आप 12th क्लास में जाएंगे ना, 12th क्लास की हिस्ट्री में अच्छी तरह से संविधान किस तरह से बनाया गया है उसमें बताया गया, समझाया गया है, ठीक है। और उसमें कैसे, मतलब कि क्या है, हुआ ये था कि जो वहाँ के लोग थे, कुछ लोग तो ये चाहते थे कि सरकार ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सशक्त होना चाहिए, लेकिन कुछ सोचते थे कि राज्य को ज़्यादा शक्तियाँ मिलनी चाहिए, कुछ और भी खिलाफ में थे कि नहीं। फिर उन्होंने कहा कि बराबर बंटवारा कर दो, लेकिन फिर वो ये सोचते थे कि अगर मान लीजिए कि राज्य के अंदर ज़्यादा शक्ति आ गई तो वो अपनी मनमानी करने लग जाए, केंद्र के अंदर ज़्यादा शक्ति आ जाए तो वो केंद्र मनमानी करना लग जाए। लेकिन वो क्या करना चाहते थे, एक सशक्त केंद्र सरकार बनाना चाहते थे, जिससे हमारा न्यायपालिका है, न्यायपालिका पे जल्दी कोई उसे हटा नहीं सकता। उनके कानून स्वतंत्र होते हैं, वो अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं, ठीक है, जो उनको सही लगेगा, ठीक है, यानी जो कानून के खिलाफ ना हो, ठीक है। तो इसी तरह एक केंद्र सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कोई सरकार आए और वो तानाशाही हो, तो फिर क्या करेगा व्यक्ति, क्या करेगा, ठीक है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही संविधान में कुछ नियम और कानून समेट रखे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। आगे देखिए, स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियों का आवश्यक था, क्योंकि इस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे, बल्कि 500 से ज़्यादा देश के रियासतें थे। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास देश नहीं थे, राज्य या प्रांत भी नहीं थे, हमारे पास रजवाड़े थे, रियासतें थे, जिसमें क्या करते थे, एक राजा शासन करता था, ठीक है, राजा शासन करा करता था, ठीक है। अब वो अपनी मनमानी करता था, वो अपनी मर्जी से अपने राज्य में समस्या का समाधान कर सकता था। उस टाइम हमारे 500 से, यानी 545 या आई होप या तो 550 ऐसे था रजवाड़े, ठीक है। आपको 12th में ये 12th में हिस्ट्री पॉलिटिकल में पॉल साइंस में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी उतना ध्यान नहीं दीजिए, बस इतना ये ध्यान दीजिए कि हम अभी क्या बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि संगठन केंद्र सरकार किस तरह का होना चाहिए। उस टाइम ये बात हो रही थी कि किस तरह के केंद्र सरकार होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो उस पर ही हम बात करें, ठीक है। आगे देखिए, जिसका ना तो पुराने प्रांतों विलय ना तो प्रांतों की रूप से गठन होना था, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि पहले उस टाइम प्रांत नहीं थे, यानी राज्य नहीं थे, वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर रियासतें थी। तो उन्हें बहुत समस्याएं उससे झेलना पड़ा एक संविधान बनाने के लिए, और ये पूरा हमारा भारत तैयार करने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग जो अपने प्रांत थे, तो वो लोग क्या करते थे, जो राजा, वो अपना शासन नहीं छोड़ना चाहते थे, वो क्या करते थे, हमें अपना अलग दे दीजिए, हम अपना अलग शासन करेंगे। तो इन समस्याओं से गुजरते हुए क्या हुआ, फिर भी जो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने बहुत समस्या, मतलब कि बहुत कठिनाई झेली, तब भी जाके उन्होंने क्या किया, सभी पूरे भारत को एकजुट बना पाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि देखो इसमें जो आप बताया गया है वो आपको शॉर्ट में बताया गया है। तो लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आपको पूरी तरह से डिटेल में बता दिया जाए, जैसे अभी मैंने सोवियत संघ के बारे में पहले पार्ट में बताया था, सोवियत संघ के बारे में, तो मैंने आपको डिटेल में बताया, लेकिन मैं कुछ बातें लिखी है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से सहमत नहीं होंगे, यानी पूरी तरह से जानते नहीं होंगे, तो आप आधे अधूरे बात करेंगे, और जिससे आपका नंबर भी आधा अधूरा आ सकता है, ठीक है। इसलिए आपको पूरी जानकारी होगी, तो आप कहीं भी आप डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके कुछ प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, इसके कुछ प्रकार बताए गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और मैंने जो आपसे सवाल पूछा वो सवाल का